रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम आईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान वाराणसी से है अभय शर्मा। ये बीएचयू में पीएचडी के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ ये एक स्टैंड अप कॉमेडी आर्टिस्ट भी हैं। अभय, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत कम ऐसे दृष्टिबाधित लोग होंगे जो स्टैंड अप कॉमेडी में रुचि रखते हैं और उसमें अपना करियर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्टैंड अप कॉमेडी में आपका इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ और इसको आपने कैसे डेवलप किया? रेडियो के माध्यम से हमने दुनिया को महसूस करने की कोशिश की। तो रेडियो पे कई प्रोग्राम्स, क्रिकेट मैचेस की कमेंट्री, न्यूज वगैरह सब आते थे। तो उनको सुनते सुनते धीरे धीरे उनको मैंने कॉपी करना शुरू किया, उनकी आवाज को अपने आवाज में और अपने अंदाज में लोगों को बताना शुरू किया। तो धीरे धीरे इसके माध्यम से मिमिक्री का एक कौशल जो कि अभी शैशवा काल में था, वो पनपने लगा। और इसके बाद हम जब स्कूलिंग मेरी हुई, मेरी स्कूलिंग श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गा कुंड वाराणसी से 12वीं तक की हुई। तो स्कूलिंग के दौरान जब लगभग 9th-10th क्लास में हम थे, तो उस समय कीपैड मोबाइल तेजी से लोगों के पास सर्कुलेट हुआ। कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स भी काफी तेजी से आए। तो उस दौरान कई कॉमेडियंस को हमें सुनने का मौका मिला, जिसपे राजू श्रीवास्तव जी थे, राजू निगम जी थे, एहसान कुरैशी, सुनील पाल, कपिल शर्मा और भी कई कॉमेडियंस आए। तो इनके वीडियोस को जब मैं सुनता था तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता था। फिर मैं ये देखता था कि मैं जब लोगों से मिल रहा हूं तो उनके चेहरे पर एक मायूसी है। मतलब मायूसी का मतलब मैं शब्दों से उन्हें समझ पाता था। जैसे कोई सामान्य बच्चा किसी से बताता है कि अरे मैं 10वीं में पहुंच गया, तो लोग बड़े उत्साह से, अच्छा मैंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली, तो बड़े उत्साह से लोग पूछते थे कि अरे कितना रिजल्ट आया। और जैसे हम लोग बताया कि हमने भी 10वीं की परीक्षा पास, अच्छा 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 अच्छा, आप लोग का तो कुछ होता होगा अलग से। और चलिए, अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ भगवान रास्ता दिखाएगा। तो इस तरीके से जब और भी बातें होती थी तो पता चलता था कि हमसे उनकी उम्मीदें बहुत कम हैं। तो और इसको लेकर के, हमारे समस्या को लेकर के लोग भी तनाव में रहते थे। और जब वो अच्छा रिस्पांस, अच्छा जवाब नहीं देते थे, तो ये सुन के हमारे भी अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती थी कि यार कुछ नहीं होगा क्या जीवन में। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्या हो कि लोगों के चेहरे पर भी तनाव न रहे और हमारे पास भी आत्मविश्वास रहे। तो वो जो कॉमेडी मैंने सुनी थी और जो रेडियो से मैंने जो कुछ सीखा था, उसको धीरे धीरे मैंने रिलेट करके बोलना, कनेक्ट करना, ह्यूमर के साथ लोगों के बीच में खुद को प्रेजेंट करना शुरू किया। और फिर उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में और बाकी जगह रैलियां करते थे, मैंने उनकी मिमिक्री सीखी। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 2014 में मेरा प्रवेश हुआ और आचार्य नरेंद्र देव छात्रावास में मैंने फ्रेशर पार्टी में पहली बार फॉर्मल रूप से एक मिमिक्री मैंने पेश की। तो लोगों ने कहा कि इस बार आप यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट बनेंगे इसमें, मिमिक्री प्रतियोगिता में। और फिर यहाँ से मैंने पूछा कि आगे कैसे, तो फैकल्टी लेवल पे, फैकल्टी लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल पे, और यूनिवर्सिटी लेवल से फिर इंटर जोनल यूनिवर्सिटी और फिर नेशनल यूनिवर्सिटी तक मैंने सफर तय किया। और इस मिमिक्री के माध्यम से, उसके बाद कॉमेडी के माध्यम से मुझे 2017 में फिर पहला जो ब्रेक थ्रू मिला, वो लाफ्टर चैलेंज सीजन 5 जो स्टार प्लस पे आया। और फिर उसके बाद 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने फिर
कई टीवी चैनलों पर और बोलने का मौका मिला। फिर उसके बाद 2021 में इंडियाज गॉट टैलेंट में, 2022 में इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में, और फिर उसके बाद एनडीटीवी एनडीटीवी जैसे प्लेटफॉर्म पे, फिर और कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुझे अपनी कॉमेडी और मिमिक्री पेश करने का मौका मिला। बाकी फिर लाइव शोज के जरिए लोग मुझे सुनते हैं। तो ये मेरी एक सर यात्रा रही है। तो अभय, आपने कहा कि आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी अपना कौशल दिखाने का मौका मिला, तो उनके सामने आपने क्या प्रस्तुत किया? माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब मैं मिला तो उनके सामने मैंने उनकी मन की बात कार्यक्रम की मिमिक्री की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी मुझे काशी जाने का अवसर मिला। वहां पर मैंने देखा तमाम लोग तो स्वागत अभिनंदन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत से दिव्यांग साथी स्वेच्छा से आकर के और जिस सहृदयता से गले मिल रहे थे, मुझको जो आनंद का अनुभव हुआ वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो जब आप किसी का मिमिक्री के लिए तैयारी करते हैं, तो कितना टाइम लगता है आपको उनका शैली अपनाने के लिए? सबसे पहली चीज है सर कि मिमिक्री का बेसिक क्या है, कि आप जिसको कॉपी करना चाहते हैं, जिसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, जी। आप उनको खूब सुनिए। और एक बहुत सफल मिमिक्री आर्टिस्ट बनने के पीछे ये चीज रहती है कि एक तो खूब सुनिए, उनको खूब समझने की कोशिश करिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा उनके इस मैंने तो केवल स्पीच नरेशन पे काम किया है, चूंकि मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता। जी। तो उनके पॉजेज, उसके बाद उनके शब्दों के हिसाब से उनकी एक मानसिक अध्ययन उनका, जी। कि वो इस विषय पर उनका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। और उसके बाद इसका एक सबसे सरल तरीका है कि अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने जो भी आपके सार्वजनिक परिक्षेत्र होते हैं, उनमें जैसे आप सुन रहे हैं, जैसे अनुकरण कर रहे हैं, उसी तरीके से बताने की कोशिश करिए। जी। तो शुरू में तो हो सकता है शुरू में आपके लोग कहेंगे कि अच्छा अच्छा कोशिश कर रहा है। थोड़े दिन बाद आप बताते बताते रहेंगे तो कहेंगे अरे यार थोड़ा थोड़ा अच्छा करने लगा है। हम्म। फिर आप जब धीरे धीरे बताते बताते करते करते आप करेंगे यार ये तो बड़ा अच्छा नकल उतारने लगा है। तो हम्म। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिसकी मिमिक्री करना चाहते हैं उनके अंदाज, आवाज, शैली को हूबहू लोगों के सामने खुद प्रस्तुत करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। जी। और धीरे 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 आपके अंदर ये कला आ जाएगी। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance in living life with blindness, please share the Ivy National Helpline number 8800004334. The number is 8800004334. अगर आपको मान लो कि अमिताभ बच्चन जी का नकल करना है, तो आपको कितना वक्त लगेगा? और क्या कभी आपने उनका आवाज में बोलने का प्रयास किया है? जब भी एक मिमिक्री आर्टिस्ट सफल हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत भी जैसे वो कुछ भी कर लेता है, वो एक रिनाउंड आर्टिस्ट हो जाता है, तो वो एक अपने आवाज की रेंज भी पहचान लेता है हम्म। कि हम इस रेंज के आसपास जा सकते हैं कि नहीं। जी। और अब जैसे आपने अमिताभ बच्चन का लक्ष्य दिया, तो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूं, तो मेरे जहन में तुरंत आ गया कि जी। उनकी आवाज में तो मैं हूबहू तो नहीं कर सकता, जी। क्योंकि बहुत बॉलीवुड की मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मान लीजिए कि आपके इस कार्यक्रम में अगर वो आए तो वो बोल सकते हैं कि देखिए भाई साहब नमस्कार, जॉर्ज अब्राहम साहब के इस कार्यक्रम में मुझे आने का जो मौका मिला है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि इन्होंने मुझे यह मौका दिया है। और फिलहाल देखिए कौन बनेगा करोड़पति में पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इनमें से जॉर्ज अब्राहम साहब का योगदान किस सीरियल को तैयार करने में है?
ए चंद्रमुखी, बी नजर या नजरिया, सी सास भी कभी बहू थी, और डी ये रिश्ता क्या कहलाता है। वाह वाह, एक्चुअली आवाज से ज्यादा उनके बोलने की शैली को आप अपनाने के प्रयास करते हैं। यस यस सर। आप बीएचयू में पीएचडी कर रहे हैं यस सर। और ये पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं। मैंने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट की कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी असेंबलीज है, विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, और ऑलमोस्ट अगर अभी जनगणना हो तो लगभग जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 2.8% जो आबादी थी वो 2.68% आई थिंक की ये डिसेबल पीपल की थी, जी। शायद 2.21% ऐसा कुछ। राइट। तो और ये आबादी भी बड़ी है। कैंडिडेट तो कहा जाता है कि एक एमपी 10 लाख लोगों पे होता है। जी। तो इस देश में लगभग आज 40 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जी। तो मैंने YouTube पे सर्च किया कि क्या दिव्यांगजनों के बारे में कोई एक 10 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट की स्पीच है जो लोकसभा में, राज्यसभा में दी गई। हम्म। तो वो भी नहीं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के डिस्कशन के दौरान राज्यसभा में कुछ लोगों ने बोला है, लेकिन उनको सबको 2-2 मिनट टाइम दिया गया बस, जी। ओनली फॉर द फॉर्मेलिटीज। करेक्ट। So there is no full-fledged speech discussion available on the YouTube or Google or anywhere which is dedicated for the person with disability and for the 40 lakh peoples of this country. जी। तो देन उसके बाद मुझे लगा कि इसी गैप पर मुझे रिसर्च करना चाहिए, जी। मुझे पीएचडी करनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, तो उस पर मैंने प्रपोजल तैयार किया। फिर मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही इंटरव्यू दिया, और फिर मेरा सेलेक्ट हुआ प्रपोजल, और मैं एडमिशन लेने में सफल रहा। और उसके बाद मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि पता चला कि 1,000 लोग इनिशियल फेज में एंग्लो इंडियन थे और 2 सीटें उनको लोकसभा में दी गई थी। बिल्कुल। अब हम 5 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग हैं, हमारी कोई बात ही नहीं है। तो इस चीज को लेकर के, और जबकि हमने पहले प्रूव किया हुआ है, साधन गुप्ता जी रहे, जमुना प्रसाद शास्त्री जी रहे, और तमाम अदर कैटेगरी के डिसेबल रहे, जयपाल रेड्डी रहे, तो तमाम लोगों ने बड़े बड़े ऑफिसेस को होल्ड किया है। जी। तो इस कारण को लेके मुझे लगा कि I have a strong reason to do my PhD because of कि एक जो मेरा कॉमेडी भी है वो मेरे डिसेबिलिटी राइट एक्टिविज्म का पार्ट है। वहां पे भी मैं दिव्यांगजनों से संबंधित समस्याओं पे कॉमेडी करता हूँ। तो एक ये भी मेरे डिसेबिलिटी राइट एक्टिविज्म का पार्ट है, मेरा रिसर्च। और मैं सोचता हूं कि अगर मैं इस सामाजिक बदलाव में 0.0001% भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया, नहीं कुछ कर पाया, तो कम से कम मेरे पीएचडी थीसिस के रूप में एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर अवेलेबल होगा आगे के लोगों के स्टडी करने के लिए। मूल रूप से अभय, आप सोनभद्र जिले से हैं, तो सोनभद्र जिले में आपको बचपन में अपना शिक्षा, पुनर्वास एवं आगे बढ़ने का जो जरिए हैं या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थे? सोनभद्र में भी ऐसा कुछ नहीं था, कोई मेरे आसपास स्कूलिंग का जरिया नहीं था। और मेरी जो फैमिली थी, मेरी माता जी बहुत परेशान रहती थी। जितने रिश्तेदार आते थे सबसे कहती थी कि हमारे सारे बच्चों के लिए तो कुछ है, अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस बच्चे के लिए एक स्कूल ढूंढ दीजिए। तो मेरे एक चाचा थे, वो इलाहाबाद में पढ़ते थे। उनको किसी ने बताया कि ऐसा विद्यालय वाराणसी में है, तो वाराणसी गए, स्कूल को उन्होंने देखा। फिर उसके बाद आज भी वो मिलते हैं तो बताते हैं कि मैंने 20 रुपए की चिट्ठी भेजी थी आपके घर। तो उनकी
20 रुपए की भेजी हुई चिट्ठी ने मेरे जीवन में मैं जहां होता उससे कम से कम 20 गुना आगे तो मुझे पहुंचा ही दिया। जी। और बाकी सोनभद्र में थोड़ा पिछड़ापन और दिव्यांगजनों के प्रति बिल्कुल जागरूकता का अभाव, गांव में मेरा जन्म, और वही जहां निकलो उसी तरीके की बातें, आपके चलने को लेके, आपके और चीजों को लेकर के, और लोगों में पेरेंट्स को ताने देना, अरे कुछ किए होंगे तब ऐसा बच्चा पैदा हुआ, कोई पाप रहा होगा तो कोई ये रहा होगा, तमाम चीजें। तो ये काफी चुनौतियां थी। और आज भी धीरे 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 मैं देखता हूँ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में वो चीजें, कुछ जो धारणाएं हैं, कुछ पूर्वाग्रह हैं, वो बने ही हुए हैं। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. आप अभी कई सालों से वाराणसी में आए हैं, आपने काफ़ी कुछ दुनिया भी देखा है, और कॉमेडी के माध्यम से आपने काफ़ी स्किल्स भी डेवलप किया है। क्या आपने कभी वापस सोनभद्र, जहाँ से आपका ज़िंदगी का शुरुआत हुआ, वहाँ जाके अपने जो क्षमताएं हैं, स्किल्स हैं, उसको उपयोग करते लोगों का सोच बदलने का कोई प्रयास किया आपने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये इसके लिए 2019 लोकसभा चुनाव में सोनभद्र मतदाता जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर था, वोटर अवेयरनेस कैंपेन का। जी। तो चुनाव आयोग की तरफ से, तो उस दौरान भी मुझे काफी जगह पे जाके लोगों को मोटिवेट करने का और बताने का मौका मिला। और इसके साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रम में, कई कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में, जैसे हिंडाल्को हो गया और बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, और वहाँ के कुछ जो प्रतिष्ठित नेता लोग हैं उनके कार्यक्रम में, व्यवसायियों के कार्यक्रम के माध्यम से मुझे सोनभद्र के जनता से अच्छे से जुड़ करके अपनी बात कहने का मौका मिला। और इसलिए वहां भी अब काफी परिवर्तन हुआ है। हालांकि थोड़ा ग्रामीण अंचल में सोच है, लेकिन वो धीरे धीरे ही कम होगी, अचानक से नहीं कम होगी। और इसलिए ये है कि मुझे क्षमता मिला और बहुत अच्छा लगा सर, कि जहाँ पे आप कुछ नहीं थे और कुछ हुनर सीख करके, कुछ जान करके, समझ करके उस जगह पे जाना, और लोगों के उन्हीं मुख द्वारा, जिन मुखमंडल पे कभी आपके लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक शब्द थे, उन्हीं के द्वारा सम्मान सूचक शब्द सुनना, और उन्हीं के द्वारा बैठने के लिए सबसे पहली कुर्सी मिलना, बोलने के लिए सबसे पहला अवसर मिलना, और सम्मान के कड़ी में सबसे पहला नाम सुनना, ये बिल्कुल, ये परिवर्तन मैंने महसूस किए हैं अपने जीवन में। मैंने इस तरह के काफी परिवर्तन, जैसे मैं कभी अपने गांव में, अपने खेतों में पगडंडियों पर रेडियो की कमेंट्री सुनता था। फिर मैंने एक दिन दिल्ली में उस स्टूडियो में जाकर के देखा, लोगों से बात की जहां से कमेंट्री होती है। जी। कभी टीवी सुनता था, फिर कभी टीवी पर मैं खुद दिखा। बीएचयू में जैसे मेरे साथ वाकया, मैं एमपी थिएटर ग्राउंड में सबसे पीछे बैठ के कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, और 10 मिनट बाद मैं उनके बगल में खड़ा होके वहीं कॉमेडी कर रहा था। तो ये कुछ ऐसे परिवर्तन मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं, जो मुझे बताते हैं कि आप चलिए, और अगर आप चलेंगे तो उंगली पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए समाज में बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पास इतने लोग थे जिनकी टिप्पणियां मुझे आहत कर रही थी, तो जरूर बहुत अच्छे लोग भी मिले होंगे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके घर वाले, यानी कि आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन, उनका योगदान क्या रहा है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी भी दिव्यांग जन के लिए, कि आपके जीवन के इस यात्रा में, आपकी इस चुनौती की घड़ी में आपका परिवार
कैसा रिएक्ट कर रहा है। और मैं ऐसे परिवारों से भी निवेदन करता हूं जिनमें दिव्यांगजन हैं कि आप वो पहली कड़ी है। जैसे कि जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का सबसे बेसिक चीज पढ़ते हैं, सिविक्स, तो उसमें बताया जाता है कि परिवार ही सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। जी। मेरे परिवार ने व्यक्तिगत रूप से बहुत साथ दिया, मेरे परिस्थितियों में बहुत वो खड़े रहे। और मैंने कभी भी, जब भी पढ़ाई लिखाई के इतर कॉमेडी की, मिमिक्री की, कभी फोटो छपा अखबार में, कोई भी चीज हुआ, तो कभी उन्होंने कहा नहीं कि क्यों ये कर रहे हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई पे फोकस करो। और मेरे चॉइस के साथ परिवार खड़ा रहा और इसीलिए मैं ये काम कर पाता हूं और कर पाया। अभय, चलते चलते आपने शुरू में क्रिकेट कमेंट्री का जिक्र किया, तो क्रिकेट कमेंट्री का कुछ नमूना आप सुनाइए प्लीज। और ये आहिस्ता आहिस्ता तमाशाइयों के तादाद में इजाफा होता हुआ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये खूबसूरत मुकाबला, रोहित शर्मा और विराट कोहली जो कि दर्द सर बन सकते हैं मुखालिफ टीम पाकिस्तान के लिए। और इस मर्तबा इस बॉल को खेला है कवर के जानिब, बाउंड्री के बाहर 4 रन्स के लिए। और इंडिया का स्कोर मुसलसल आगे बढ़ता हुआ और काफी तेजी के साथ इंडिया की टीम स्कोर कर रही है। और पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान ये खूबसूरत मुकाबला, और 6.5 के स्पीड से इंडिया स्कोर कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता तमाशाई आते हुए स्टेडियम में, और इस बार जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने काफी उम्दा बल्लेबाजी की है। और फिर हिंदी में जो कमेंट्री होती है वो तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये खूबसूरत मुकाबला तैयार हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस उनका सामना करेंगे भारतीय टीम के बेहतरीन बैट्समैन, और जिन्होंने की कई कीर्तिमान स्थापित करके विश्व क्रिकेट जगत में अपने आप को स्थापित किया है। विराट कोहली, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, दौड़ना शुरू किया बहुत ही तेजी के साथ, स्टंप को पार करते हुए उनकी ये गेंद विराट कोहली ने बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की दिशा से। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को रोकने की कोशिश करते हुए, लेकिन किसी खिलाड़ी से गेंद रुकेगी नहीं। दंडराती हुई गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। वाह वाह, ये फिर सुशील दोषी का याद आ गया। हाँ, वो तो झटके से बोलते हैं। अपनी कमेंट्री इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश में भी तरह तरह के कमेंटेटर्स हैं। जैसे एक शंकर प्रकाश की मैं कमेंट्री करता हूं, वो बोलेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गेम बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, एंड नाउ Jacob Duffy will ball to Rohit Sharma. This time Rohit checks the aerial route. The ball will cross over the boundary for a huge 6. दिस इज इनक्रेडिबल। बहुत बहुत ही शंकर प्रकाश की आवाज काफी अच्छी तरह से निकाला, एंड वंडरफुल। अभय, आपसे बात करके बहुत मजा आया, एंड वक्त की पाबंदी है तो वी हैव टू क्लोज ओवर हियर, बट थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और विश यू द वेरी बेस्ट, जब आप अपना विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। बहुत 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 शुक्रिया सर। ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।